हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खोरठा फॉर यू में। दोस्तों आज हम सभी जानेंगे भूकंप के विषय में। ठीक है कि भूकंप क्या है, भूकंप कैसे आते हैं, इसके विषय में आज हम सभी जो है दोस्तों पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, तो आप जो है कि तसल्ली से आराम से बैठ जाइए और अभी समझते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम सभी शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर भूकंप की बात करें तो ठीक है, तो भूकंप क्या है, अगर इसको अगर इस एक शब्दों में अगर कहा जाए कि भूकंप किसे कहते हैं तो क्या है, पृथ्वी का कांपना। ठीक है, पृथ्वी का कांपना ही क्या कहलाता है दोस्तों, भूकंप कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी हम लोग जो दोस्तों जानते हैं हम लोग की संतरे की आकार की है। ठीक है, कैसी है, तो ये संतरे की आकार की है और इसको जो है 3 भागों में इसकी आंतरिक सतह बांटी गई है। ठीक है, कितने भागों में, 3 सतह में इसको बांटी गई है। कौन कौन सी होते हैं, तो एक होता है जिसको कहा जाता है क्रस्ट। क्या है, पहला है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा क्या है, क्रोड। ठीक है, तो ये 3 हैं दोस्तों। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, इसको हम बढ़िया से एक फिगर बनाते हैं दोस्तों, या तो फिर एक सेकंड देखते हैं इसमें अगर हम फिगर डाले होंगे तो। हाँ, ये देखिए, ये क्या है, ये पृथ्वी है मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है ना, ये जो एरिया है आपका, ठीक है, ये कहलाता है आपका क्रस्ट। ठीक है, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, तो क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो बीच का एरिया है इसको क्या कहते हैं, तो मेंटल कहते हैं। ठीक है, और इसका ये जो अंदर का ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, तो इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम लोग एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो ये पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, इसका ये जो क्रस्ट वाला एरिया है जिसको हम लोग भूपर पट्टी बोलते हैं, ये कैसा है, तो ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, उसके बाद ये ठोस अवस्था में है और उसका जो मेंटल वाला भाग है, ठीक है, ये जो मेंटल वाला भाग है क्या है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो आपका क्रस्ट है, सॉरी आपका जो कोर है, कोर कैसा है, तो ये आपका ये सॉलिड, ये ठोस अवस्था में है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि बताइए जब ये ठोस अवस्था में है और ये मेंटल जो है आपका द्रव अवस्था में है, तो बताइए जब किसी भी लिक्विड में कोई भी ठोस चीज़ रहता है तो फिसलता है कि नहीं फिसलता है। दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर फर्श पे अगर तेल गिरा हुआ है, ठीक है, अगर तेल गिरा हुआ है तो अगर यहाँ से अगर कोई व्यक्ति अगर चलता है तो क्या होता है, आदमी ये पैर जो है फिसल जाता है पीछे या तो फिर वो आगे फिसल जाता है। तो क्या कारण है, क्योंकि ये जो उसका जो ये नीचे वाला भाग है, ठीक है, वो क्या है, चिकना है। चिकना है तब तो हम ऊपर से जो यहाँ पर ये दाब लगा रहे हैं, ये कार्य क्या कर दे रहा है, इसमें ये घर्षण नहीं कर पा रहा है, ये फिसल जा रहा है। इसलिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है ज़मीन से फिसल जाता है तेल के ऊपर में। या फिर हम लोग केले का जो छिलका होता है, ठीक है, केले के छिलका के ऊपर हम लोग क्यों गिर जाते हैं, तो वही कारण ये है कि नीचे जो ये हमारा पैर जो है उसमें केले के छिलके में क्या हो, घर्षण सही ढंग से नहीं बना पाता है, वो क्या है, फिसल जाता है, घर्षण सही से नहीं हो पाता है, फ्रिक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम सभी जो है केले के छिलके के जब ऊपर पैर रखते हैं तो हम सभी जो है गिर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि ये जो आपका एरिया है, ठीक है, मेंटल वाला पूरा जो एरिया है लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म के ऊपर ये क्या है, ये ठोस अवस्था वाली ये चट्टान है। ठीक है, चट्टान है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो समुद्री एरिया है, ठीक है, समुद्र एरिया है या फिर स्थल एरिया है, सभी क्या अलग अलग चट्टानों में स्थित हैं। और वही किसी ताप से या दाब के वजह से जब ज़्यादा ताप या दाब होता है तो यही जो है ना वो हिल जाता है दोस्तों। ठीक है, ये पत्थर जो है इसके ऊपर फिसल जाता है और जब फिसलने के कारण से क्या होता है कि ये जो सतह है वो फट जाने के कारण से क्या आता है, तो ज्वालामुखी भी निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें देखें। अब इसके अगर आगे अब हम लोग देखें तो देखिए अब इसमें हम लोग अब पढ़ते हैं क्या है, भीषण भूकंप की घटना दुनिया के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भूकंप आता है वो दुनिया के मतलब पूरे पृथ्वी में हर जगह नहीं आता है, वो कुछ क्षेत्रों में ही वो सीमित है। ठीक है, पृथ्वी की पपड़ी के भीतर। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग का अब अगर पूछा जाए कि जो मतलब भूकंप है वो कहाँ पर आता है, पृथ्वी के कौन से हिस्से में भूकंप आता है। अभी जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि जैसे अभी हम लोग पढ़े ना यहाँ पर कि जैसे 3 भाग हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी हैं, तो आपका एक हो गया
ये क्रस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये मेंटल हो गया, ये आपका क्रोड हो गया, ठीक है। क्रोड हो गया, ये मेंटल हो गया और ये क्रस्ट हो गया। तो अब एक प्रश्न है कि जो भूकंप है, ठीक है, वो भूकंप कहाँ पर आती है? क्रस्ट में आती है, मेंटल में आती है, या फिर सॉरी हाँ कोर में आती है? तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका क्रस्ट में आती है, ठीक है। जो भूकंप है वो पृथ्वी के किस भाग में आती है? तो क्रस्ट वाले भाग में आती है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो भूकंप है पृथ्वी के पपड़ी यानी कि क्रस्ट में जो है 6 किलोमीटर के गहराई से आता है, ठीक है। और जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट होता है उसको क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये आपका हुआ पृथ्वी, ठीक है। और एक सेकेंड, इसमें ये फोटो हम दिखाते हैं। यहाँ दोस्तों ये देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ से ये कौन सा एरिया है हमारा? तो ये क्रस्ट वाला एरिया है। अब इसमें से जो है भूकंप, मान लीजिए यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, ये जो आपका है, तो जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट हुआ, जहाँ से ये भूकंप का झटका शुरू हुआ, उसको क्या बोलते हैं? तो फोकस कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। और इसका जो पहला प्रभाव, जिस पहला झटका जहाँ पर पड़ता है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर ये फटा, तो जहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ ये झटका, उसको फोकस बोलते हैं उस जगह को। और इसका पहला झटका जहाँ पर महसूस किया गया पृथ्वी के बाहरी सतह पर, उसको क्या बोलते हैं? तो एपी सेंटर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो एपी सेंटर बोलते हैं। उसके बाद क्या है? इसको एपी सेंटर बोलते हैं। उसके बाद फिर उसमें जो उसका जो बीच का जो भाग है, ठीक है, वहाँ जो उसका जो बीच का जो भाग कहलाता है दोस्तों, ये जिसे ये जो आपका ये एरिया कहला, ये इसको बोलते हैं होमोसिस्मिक सेंटर, मतलब लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो होमोसिस्मिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। होमोसिस्मिक लाइन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से हम लोग मुख्य रूप से 3 चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी? तो जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट होता है उसको क्या कहते हैं? तो फोकस बोलते हैं। और उस भूकंप के झटका को जहाँ पर पहले महसूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो एपी सेंटर बोलते हैं। और उसके बीच के दूर को क्या बोलते हैं? तो होमोसिस्मिक लाइन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इतना सा तो हम लोग अब जान गए। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये जो झटका हुआ, ठीक है, कंपन ये शुरू हुआ। अब देखिए कंपन किस तरह से हुआ। मान लीजिए दोस्तों, अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग कोई एक प्लेट है, ठीक है। अगर ये हमारा मान लीजिए प्लेट है, थाली है, ठीक है। अब इस थाली के मान लीजिए हम बीच वाले सतह में अगर मान लीजिए हम अपने अंगूठे से यहाँ पर मारते हैं, तो इसका कंपन क्या होगा? धीरे धीरे किनारे किनारे फैलेगा ना। जब ये किनारे किनारे फैलेगा तो ये एक समय ऐसा आएगा कि यह जो इसका अंतिम किनारा है, यानी कि इस वाले क्षेत्र में, उस कंपन को यहाँ भी महसूस किया जाएगा ना, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होगा कि जब यहाँ से हम लोग ये टप से मारते हैं इस वाली जगह में, तो इसका झनकाहट जो है पूरे थाली में किनारे किनारे फैल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर भूकंप होता है, जहाँ पर भूकंप जो जैसे शुरू हुआ, तो उसके आसपास में जो है तरंग निकलने लगती है, ठीक है। वो जो है हिलने लगता है, ठीक है, यानी कि कंपन होने लगता है। तो वही कंपन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो सिस्मिक वेव्स। वो सिस्मिक जो वेव्स है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ ये जो पृथ्वी का ये जो एरिया है, यहाँ से ये जो भूकंप का एरिया है, इसमें से 2 तरह के तरंग निकलती हैं, ठीक है। 2 तरह के तरंग निकलती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक होता है बॉडी वेव, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जब ये तरंग प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बॉडी वेव बोलेंगे। और जब यही तरंग भूपरपट्टी के ऊपरी परत में आकर के यहाँ जब ये बहने लगता है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी सतह में आके बहने लगेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब तरंग पृथ्वी के अंदर में है, अंदर सतह में है, तो वो क्या कहलाएगा? बॉडी वेव कहलाएगा। और जब वह तरंग पृथ्वी के बाहर आकर के बाहरी एरिया में जब वो तरंग फैलने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, जो मतलब ये जो सिस्मिक वेव से कितने प्रकार के? बॉडी वेव और
सरफेस वेव हो गए, और फिर बॉडी वेव को यानी कि पृथ्वी के अंदर में जो तरंग बह रही है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसफर वेव, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसफर्स वेव है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव बोलते हैं। उसी तरह से जो सरफेस वेव है यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह में जो तरंग प्रवाहित होगा, ठीक है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रिले वेव, ठीक है, एक है रिले वेव और दूसरा जो है एक है लव वेव। ठीक है, लव वेव दोस्तों। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के जो वेग है वो होते हैं पी वेव, मतलब प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, रिले वेव और लव वेव दोस्तों। ठीक है, अब क्या है इसके, अब जो है आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, भूकंप की लहरों या भूकंप की लहर यानी भूकंप को लिथोस्फीयर से उत्पन्न होता है। ठीक है, विभिन्न भूकंपीय तरंगों का या भूकंप की मतलब तरंगों का प्रसार करता है। भूकंप की तरंगे मूल रूप से दो प्रकार की होती है, अंदर की तरंगे और सतह की तरंगे। ठीक है दोस्तों, ये अंदर की तरंगे हो गई बॉडी वेव और सतह की तरंगे यानी कि सरफेस वेव दोस्तों। अब इसके आगे देखते हैं तो आंतरिक तरंगे क्या है, मतलब कि बॉडी वेव क्या है, तो आप यहाँ पर पढ़ ही सकते हैं दोस्तों, हम पहले बता ही दिए हैं। ये पृथ्वी की गहराई में भूकंप के केंद्र बिंदु से उत्पन्न होती है, वह पृथ्वी के अंदर ही प्रवाहित होती है और सभी दिशाओं में ऊर्जा का संचार करती है, मतलब वो तरंग जो है चारों तरफ वो जो है फैलाने लगती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है, ये केवल पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर जाती है, यानी जो बॉडी वेव हो पृथ्वी के अंदर ही चलती है सिर्फ। आंतरिक तरंगे सतह की तरंगे की तुलना में तेज होती है। ठीक है, जो आंतरिक तरंगे होती हैं दोस्तों, जो आंतरिक तरंगे होती हैं वो सतह की तरंगों की अपेक्षा तेज होती है, इसलिए सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर पता लगाने वाली होती है। प्राथमिक तरंगों का द्वितीय तरंगों के रूप में आंतरिक दो प्रकार की होती है, यानी जो आंतरिक तरंग होती है, जो बॉडी वेव होती है वो दो प्रकार की होती है, पहला प्राइमरी वेव और दूसरा सेकेंडरी वेव दोस्तों। आपको ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि पी तरंगे क्या है, मतलब कि प्राइमरी तरंगे, प्राथमिक तरंगे क्या होती है। तो प्राथमिक तरंगे क्या होती है दोस्तों, इसमें अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों के समान होती है दोस्तों, जिससे क्या है कि जहाँ से ध्वनि ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, जहाँ से ध्वनि शुरू हुआ वो क्या करते हैं, वहाँ के जो परमाणु आपस में एक दूसरे को क्या है आगे धकलने लगती है। तो जब ये धकलती है फिर ये क्या होती है, जमा हो जाती है, फिर ये धकलती है फिर ये जमा होती है, फिर इसको आगे धकला फिर ये पीछे जमा हो, फिर आगे धकला। इस तरह से क्या है दोस्तों, ये संकुचित होती है और ये फैलती रहती है दोस्तों। ठीक है, और ये जो प्राइमरी वेग हैं ये आपके तीनों माध्यमों में चलती है। ठीक है, जैसे ये ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चलेगा और ये गैस, तीनों अवस्था में ये यात्रा कर सकती है। कौन सी तरंग है, तो पी तरंग है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे क्या है आपका सेकेंडरी वेव है। ठीक है, मतलब एस वेव्स। अब इसमें क्या है, ये जो बॉडी के अंदर ही में ही ये तरंगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, ये जो तरंगे रहेगी ये क्या है, तो ये जो है इसको देखिए, इसके जो तरंग है, ठीक है, ये ऊपर नीचे होकर के चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा दिए, कलर चेंज करते हैं। इसमें देखिए इसके जो तरंग है ये ऊपर नीचे होकर के चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर नीचे होकर के चल रही है, यानी कि ये जो सेकेंडरी वेव हैं वो क्या है, ये ऊपर नीचे होकर के चल रही हैं आपके। ठीक है, ये ध्वनि तरंगे हैं। ठीक है दोस्तों, उसी के समान होती हैं ये। और ये जो है क्या है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर। वे प्राथमिक तरंगों के बाद कुछ समय उपरांत में के साथ अंतराल के साथ में ये जो है आगे आती है, सतह पर आती है। मतलब जैसे ही पी वेव जनरेट हुआ उससे ये धीरे थोड़ा चलता है। ठीक है, वे प्राथमिक तरंगों की तुलना में धीमे हैं, केवल ठोस पदार्थों में गुजरती है। यानी कि ये जो सेकेंडरी वेव है ये प्राइमरी वेव की अपेक्षा में थोड़ा धीमे चलती है, और साथ ही साथ में ये सिर्फ किस में चलती है, तो ठोस पदार्थों में ही ये तरंग गुजरती है दोस्तों। ठीक है, इसको जो है हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है,
अब ये हो गया। अब इसको हम लोग जानते हैं सतह की तरंग यानी कि सरफेस वेव के विषय में जानेंगे दोस्तों। तो सरफेस वेव क्या है? जब आंतरिक लहरें सतह के चट्टानों के साथ संपर्क करती है तो तरंगों में एक नया सेट उत्पन्न होता है जिससे सतह की तरंगें बोलती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग जो देख रहे थे वो क्या था? वो मतलब पृथ्वी के अंदर जो तरंग प्रवाहित हो रहे थे उसके विषय में देख रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं सतह की तरंग यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह में जो तरंग प्रवाहित होगा उसके विषय में। तो ये जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह में ये प्रवाहित होती है। ये तरंगे पृथ्वी के सतह के साथ चलती है। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में ये सिर्फ तरंगे चलेंगे, इसलिए उस सामग्री में गड्ढों और कुंडों का निर्माण करती है जिसके माध्यम से गुजरते हैं। ठीक है, अब ये जब गुजरेगी तो ये क्या करती है? गड्ढों और कुंडों का निर्माण करती है। ठीक है, गड्ढों को ऊपर नीचे इस तरह से ये जो है आगे चलती है। आगे हम आपको इसको दोस्तों फिगर के माध्यम से बतलाएंगे। देखिए आगे, देखिए इसमें ये क्या है कि जो आपका सरफेस जो सरफेस मतलब जो बॉडी है, ठीक है, उसमें किस तरह से ये गमन करती है। तो पहले हम लोग देखते हैं लव तरंगे का। ठीक है, दो तरंगे होती है सरफेस वेव में, कौन कौन सा? एक रिले वेव और दूसरा लव वेव। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं लव वेव के विषय में। ठीक है, इस तरह की सतह भूकंप के दौरान पृथ्वी के क्षैतिज स्थानांतरण का कारण बनती है। ठीक है, जब ये पृथ्वी के ऊपरी सतह में आएगा दोस्तों तो देखिए ये जो जगह है ये इस तरह से ये मुड़ते हुए ये आगे बढ़ता है दोस्तों। यानी कि इसके अंदर ऊपर में जो भी बिल्डिंग रहेगा वो क्या करेगा? इधर ये गिर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है? वे आंतरिक तरंगों की तुलना में बहुत धीमी है लेकिन रेले की तुलना में बहुत तेज है। ये जो तरंग है दोस्तों आपको लव वेव, ये जो है आंतरिक तरंगों की तुलना में क्या, यानी कि पी वेव और माने कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव की तुलना में ये जो लव वेव है वो धीरे चलती है। ठीक है, लेकिन ये रिले वेव के अपेक्षा जो है क्या चलती है? तो फास्ट है, तेज़ी से चलती है दोस्तों। ठीक है, वे केवल ऊपरी अनंत मोटाई द्वारा अर्ध अनंत माध्यम में उपस्थित मौजूद है। पपड़े की सतह पर सीमित प्रेम तरंगे पूरी तरह से क्षैतिज गति में पैदा करती है। जो है क्षैतिज रूप से ये जो क्या करती है वो आगे बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, ये लव वेव। अब हम लोग आते हैं रेले वेव के विषय में। ठीक है, रेले वेव क्या है दोस्तों? ये तरंगे एक अंडाकार गति का अनुसरण करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तरंगे होती हैं रेले तरंगे, ये क्या करती हैं? ये ऊपर नीचे ये गोल गोल होकर के चलती है दोस्तों। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरह से आपका ये चल रहा है। ठीक है, क्या है? एक यहाँ पर देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है? एक झील या सागर में लहर के रोल की तरह ही रिले के रंगे जो है आगे बढ़ती हैं। जिस तरह से जब हम लोग तालाब में, ठीक है, मान लिया आप लोग तो तालाब तो जरूर गए होंगे, तालाब में जैसे ही हम लोग जाते हैं ना तो हम लोग एक दिमाग में हर बच्चों का वो शैतानी दिमाग रहता है कि जैसे ही वो तालाब में आराम से वो किनारे अगर खड़ा हो जाते हैं तो आराम से, अगर मान लिया आप यहाँ पर खड़ा हैं, ठीक है, तो हम लोग सबका आदत होता है कि एक जो है पत्थर हम लोग इसमें फेंकने का आदत डाल रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि यहाँ पर एक टप्पा मारे, दो टप्पा मारे, तीन टप्पा और तालाब पार कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बुद्धिजीवी लोग। तो क्या है कि जैसे ही हम लोग मान लो अगर कोई अगर यहाँ से हम लोग को पत्थर अगर फेंकते हैं तो इस जगह के किनारे किनारे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये तरंग बनने लगती है। ठीक है, इस तरह का तरंग बनने लगती है ऊपर नीचे का, और ये जो है पूरा फैलने लगती है। कहाँ तक फैलती है? उसके अंतिम छोर तक फैल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ऊपर नीचे इस तरह से ये जो तरंग बन रहा है, इसी तरह से क्या बनती हैं? रेले तरंगे के बनती है। ठीक है, अंडाकार बनती है, ये ऊपर नीचे दोस्तों, समझ गए? ठीक है, अब क्या है? क्योंकि यह लुढ़कता है इसलिए यह जमीन के ऊपर और नीचे की ओर ले जाता है तथा एक ही दिशा के साथ उसी दिशा में चला हुआ जाते वो आगे बढ़ जाता है। अब ये जिस दिशा में प्रवाहित हो गया ये लहर, उसी दिशा में वो क्या करता है? वो आगे बढ़ता चला जाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है? लहरों के छाए, मतलब क्या है? शेडो रेंज ऑफ वेव्स। ठीक है, यानी कि पृथ्वी में जैसा ही दोस्तों भूकंप, मान लीजिए आपका ये क्या है? यहाँ पर ये भूकंप का ये एपी सेंटर है। ठीक है, सॉरी ये फोकस है मान लीजिए। ठीक है, ये फोकस है। तो मान लीजिए यहाँ अगर ये भूकंप आया, ठीक है, तो ये भूकंप ये मान लीजिए आया तो इसका ये एपी सेंटर हो गया। ठीक है, ये जो एपी सेंटर है यहाँ से, एक सेकेंड,
ये जो एपी सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। तो अब हम लोग चूंकि पढ़े कि दो तरह के वेग निकल रही हैं, कौन कौन से, पृथ्वी के अंदर बढ़ रही हैं, तो बॉडी वेव दो तरह की हैं, कौन सा, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। तो दोस्तों इसमें देख रहे होंगे जब ये निकल रहा है तो देखिए ये इस तरह से निकल रहा है, और यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको इंडिकेट करके बताया गया है, इसमें यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो पीला वाला जो है आप क्या है, तो प्राइमरी वेग है, ठीक है। ये जो पीला कलर की ये जो दिखाई गई है निशान, ये कौन सा वेग है, तो प्राइमरी वेग है। और जो काला वाला है, काला काला ये जो लाइन लाइन खींचा है, ये सेकेंडरी वेव से। तो जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि ये जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर में जब ये झटका, ये जो तरंग प्रवाहित होने लगा, तो जैसे ही ये क्रस्ट से मेंटल में प्रवेश करता है, ठीक है, ये मेंटल वाली एरिया हो गई, तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी वेव है वो क्या कर रही है, अंदर नहीं आ पा रही है, लेकिन वो क्रस्ट में जो है आसानी से फैल रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह से फैल रहा है सेकेंडरी वेव, लेकिन क्या है, प्राइमरी वेव देखिए ये पास हो जा रहा है, ठीक है। अब पास होने के साथ में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ से ये ऐसे ही, दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये जो ये मेंटल एरिया, इसमें क्या है, लिक्विड वाला क्षेत्र है। तो हम लोग जिसे पढ़े हैं, जब कोई भी पानी से भरा हुआ टब है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है, तो हम लोग अगर इसमें अगर कोई एक डंडा अगर डुबो दे तो क्या करती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है ना, वो टेढ़ा ऐसे दिखने लगता है, यानी कि ऐसे ना जा करके ये ऐसे हल्का झुका हुआ टाइप से लगता है। अगर इसको ऐसे सीधा देखें तो ये अभिलंब की ओर झुका हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये सरल माध्यम से क्या जा रहा है, ये सघन माध्यम में आपके आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए इधर तो खुला क्षेत्र था, इधर से इसलिए हमको ये स्पष्ट रूप से छड़ सीधा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही ये इसे पानी में डूबता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है दोस्तों। उसी तरह से क्या है, जैसे ही ये प्राइमरी वेग है, इधर से जैसे ही एंट्री किया ये लिक्विड वाले क्षेत्र में, तो ये जो है इधर झुक जाता है दोस्तों। फिर ये यहाँ पर आया, फिर जैसे ही वो लिक्विड से फिर से जैसे ही वो सॉलिड में आया, फिर से वो हल्का तिरछा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कि आपका जो है ये पूरा इधर ये आपको मुड़ जाता है। अब यहाँ से आया तो जो कोर वाला क्षेत्र है वहाँ फिर आकर फिर से टेढ़ा हो गया, फिर यहाँ से टकराया तो इधर आ गया, कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक किसका यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर सेकेंडरी वेव जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी वेव यहाँ पर नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक जो है कौन वेग का अनुभव नहीं किया जाता है, तो सेकेंडरी वेग का अनुभव नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ से जो है 140 से लेकर के 105 तक उसमें क्या होता है, वो जो है शैडो जोन होता है, वहाँ पर कोई भूकंप का झटका का एहसास नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ना ही आपका प्राइमरी वेग आ रहा है और ना ही सेकेंडरी वेव आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो शैडो जोन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा पढ़ के देखते हैं। पी तरंगे सभी माध्यमों में गुजरती है जबकि एस तरंगे केवल ठोस में गुजरती हैं, ठीक है दोस्तों। पी तरंगे क्या करती है, तो सभी में ठोस द्रव गैस में चलती है, तीनों में चलती है। इसलिए देखिए पी तरंगे जो है यहाँ पर ये ठोस में तो आ ही गया, यहाँ पर लिक्विड में पास किया, फिर ठोस में आकर के अपना रास्ता बदल दे रहा है, ठीक है, वही चीज़ है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, प्राथमिक तरंगों के इन गुणों के मदद से भूकंप विज्ञान पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में एक उचित विचार करते हैं दोस्तों, ठीक है। भले ही पी वेव सभी माध्यम में गुजरती हो, लेकिन जब यह माध्यम एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह परिवर्तन के कारण बनती है। अभी हम लोग जानेंगे कि जब ये जो है हर मतलब स्थानों में गुजरते हैं, ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में गुजरता है, तो ये क्या करती है, परिवर्तन हो जाती है। वही अभी हम लोग यहाँ पर देख लिए कि किस तरह से मुड़ जाता है अभिलोम की ओर, ठीक है दोस्तों, यही है। इसके आगे आप देखते हैं जो भूकंप आता है, ठीक है, जो भूकंप आता है उसको कैसे मापते हैं, ठीक है, भूकंप का हम लोग कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या है, सिस्मोमीटर वे उपकरण है जिसका उपयोग जमीन की गति को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी भूकंप का जो तरंग है, ठीक है, वो कितना स्पीड से हिला या कितना तेजी से
धरती हिला कितना देर स्पीड से कांपा, उसको किससे मापा जाता है? तो सिस्मोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, उपकरण के माध्यम से। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड की ग्राफिकल आउटपुट, मतलब क्या है इसमें कहने का मतलब है, जो सिस्मोमीटर है यह तो एक उपकरण है, लेकिन जो सिस्मोग्राफ है ये क्या है? ये एक ग्राफिकल आउटपुट रिपोर्ट है, ठीक है, कि इसमें जो है हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं कि नहीं कितना के स्पीड से इसका जो है ग्राफ बना, इसके विषय में दोस्तों, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, सिस्मोमीटर यंत्र हो गया और सिस्मोग्राफ क्या हो गया? तो एक ग्राफिकल आउटपुट है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है कि सिस्मोमीटर जो है मुख्यतः दो पैमाने होते हैं, ठीक है। सिस्मोमीटर जो है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी जो भूकंप आ रहा है उसको मापने के लिए दो तरह के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला कौन कौन से? पहला मरकली स्केल और दूसरा रिएक्टर स्केल, ठीक है दोस्तों। अब मरकली स्केल कहते किसको हैं उसके विषय में जानते हैं हम लोग। तो मरकली स्केल क्या है? पैमाने भूकंप के बाद प्रभावों का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि कितने लोग महसूस किए, कितने विनाश हुआ और आदि। तीव्रता सीमा जो है इसमें से 1 से 12 तक होती है। मरकली स्केल का क्या काम होता है दोस्तों कि यह जो भूकंप या ये जो कंपन आया, ठीक है, यह जो कंपन आया वो कितना क्षेत्र इससे जो है प्रभावित हुआ, कहाँ कहाँ लोग इसको महसूस किए उसके विषय में पता चला जाता है, या कितना विनाश हुआ होगा, इसी स्केल के माध्यम से जो है अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। इस स्केल की जो पैमाना है वो कितनी है? तो 1 से लेकर के 12 तक है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम लोग अगर ज्योमेट्री बॉक्स में देखें जो हम लोग का उसमें जो स्केल होता है वो 1 से लेकर के 15 तक होता है। उसी तरह से मरकली जो स्केल है वो कहाँ तक होती है? 1 से लेकर के 12 तक उसका पैमाना होता है। अब है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल क्या है दोस्तों? यह जो भूकंप की परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। परिणाम 1 से 10 पूर्ण संख्या तक व्यक्त करते हैं। रिएक्टर स्केल से प्रत्येक पूरी संख्या में वृद्धि भूकंप की शक्ति का 10 गुना कितने, मतलब कहने का दोस्तों कि जो भूकंप आया, ठीक ना, वो कितना के स्पीड से आया उसी के विषय में हम लोग पता करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है? भूकंपों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक। मतलब कि दो परिभाषित बेल्ट हैं, यानी कि जो पूरा पृथ्वी है, ठीक है, पूरे पृथ्वी में भूकंप कहाँ कहाँ पर आते हैं, आ सकते हैं, उसके विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब तो क्या है मुख्य रूप से जो है भूकंप कहाँ कहाँ पर आते हैं? तो इसमें क्या है कि दुनिया में लगभग 80% भूकंप कहाँ पर आती है? तो सरकम पैसिफिक बेल्ट में, यानी कि जो पैसिफिक बेल्ट है, ठीक है, यानी प्रशांत महासागर एरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर भूकंप आते हैं, ठीक है। उसके बाद मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट में, यानी कि भूमध्य सागर हो गया, काकेशस हो गया, हिमालय के क्षेत्र में हो गया दोस्तों, इस वाले क्षेत्र में जो है भूकंप आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अभी हम आपको फिगर के माध्यम से बता देंगे कहाँ कहाँ पर आते हैं। उसके बाद फिर क्या है वो हो गया, इसमें कितने परसेंट आते हैं? तो 21% आने का संभावना रहता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर प्रशांत महासागर है दोस्तों, जैसे प्रशांत महासागर कहाँ है? तो आपका इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका, इधर हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है, उधर इधर हो गया आपका जापान वगैरह हो गया, ठीक है। तो इधर के ये जो बीच का जो जगह होता है दोस्तों, वहाँ पर कितना परसेंट चांस है आने का? तो 68% है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये जो यूरोप वाला आपका जो एरिया है, ठीक है, यूरोप से होते हुए आप मेडिटेरियन सी की तरफ जाएंगे। उसके बाद फिर आपका भारत में हिमालय से होते हुए जो आपका इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, उधर आपका भूकंप आने का ज़्यादा संभावना रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंट चांसेस रहता है? तो 21% वहाँ पर चांस है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर 11% जो है बाकी शेष अन्य क्षेत्रों में। तो आइए हम आपको जो है अब एक बार मैप से दिखाते हैं दोस्तों। तो इस मैप में देखिए दोस्तों, आपको अभी जैसे बताया पैसिफिक रेंज में, ठीक है, तो ये क्या है? ये पैसिफिक रेंज है दोस्तों, ठीक है। ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। ये आपका यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये आपका आधा कटिंग क्षेत्र हो गया और ये आपका कटिंग क्षेत्र हो गया। तो ये जो क्षेत्र हो गए इसके किनारे किनारे भूकंप आने की संभावना होती है। कितने परसेंट? तो 68% दोस्तों। उसके बाद फिर जो मिड वर्ल्ड बताया गया था, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र दोस्तों आपका ये वाला काकेशस वगैरह बताया गया था आपको, हिमालय क्षेत्र बताया गया था, भूमध्य रेखा का, भूमध्य सागर का, तो यही वाला आपका। इसमें कितना परसेंट चांस रहता है? तो 21%,
ठीक है। बाकी बात जो बताया गया 11% वो कहीं भी आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें से हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि भूकंप कहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखें तो जहाँ पर समुद्र जैसे जो प्लेट है, सभी हम लोग जानते हैं कि समुद्र एक अलग प्लेट पे है, ठीक है, और जो स्थल क्षेत्र है वो एक अलग प्लेट है, सभी अलग अलग प्लेट है दोस्तों, ठीक है। अब कौन कौन से प्लेट हैं उसमें अब हम लोग जानते हैं। तो जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं ना तो ही भूकंप आते हैं, ठीक है। जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो भूकंप आते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये जो मुख्य रूप से ये जो एरिया है, हम सभी जो यहाँ पर देखेंगे अभी, एक सेकेंड ये क्या है, आर्कटिक प्लेट है दोस्तों, ठीक है। ये आर्कटिक प्लेट है, यहाँ से ये एक अलग प्लेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए ये जो आपका है अफ्रीका वाला एरिया है, इसमें देखिए इस तरह से ये कटा हुआ है, यानी कि ये अफ्रीकन प्लेट हो गया ये। उसके बाद इसमें देखिए ये जो है क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया आपका भारत, यानी कि ये जो है इस तरह से ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही प्लेट पे है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ये आप देखिए तो ये क्या है पैसिफिक रेंज है, ठीक है। तो इसको ये कौन सा प्लेट पे है, तो ये हो गया आपका पैसिफिक प्लेट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कौन सा प्लेट है, तो ये पैसिफिक प्लेट है। उसी तरह से जितने भी है यूरोप हो गया, ठीक है, और इधर से ये एशिया हो गया, तो ये कौन से प्लेट में है यूरोप और एशिया, तो ये यूरेशिया में है, ठीक है दोस्तों, यूरेशिया प्लेट में है। तो ये सभी प्लेट जब आपस में टकराती है, ठीक है, जैसे जब समुद्र की प्लेट, ये जैसे आपका पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, ये पैसिफिक प्लेट जहाँ जहाँ पर जब ये लैंड वाले प्लेट से टकराती है तो ये भूकंप आने का ज़्यादा संभावना रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से ज्वालामुखी भी आने का वही ज़्यादातर एरिया रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो ये समुद्र किनारों में ज़्यादातर जो है भूकंप आने की संभावना होती है, ज्वालामुखी आने की संभावना होती है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं कि भूकंप कौन कौन से रेंज में हम लोग यहाँ पर इंडिया में आ सकती है दोस्तों, ठीक है। तो भूकंप कहाँ कहाँ पर आ सकती है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो है अभी हम लोग उधर देखे थे कि हिमालय पर्वत की तरफ से ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ से आपका इधर ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ था, उसका फिर ये पूरा भारत इसी में आ जा रहा है। तो क्या यहाँ से ये जॉइंट है, ठीक है। इधर क्या है इधर आपका है ना यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया वाला इधर प्लेट हो गया, और इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। तो जब ये दोनों आपस में प्लेट टकराए तो भूकंप आया, और वही भूकंप की वजह से क्या आ गया आपका यहाँ पर क्या बन गया, तो आपका हिमालय बन गया, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों कि आपका ये जो आपका गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इधर 7 सिस्टर्स जो हैं राज्य, ठीक है, इधर दिल्ली तरफ हो गया, इधर जो है ज़्यादातर भूकंप के झटके आने की संभावना बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है भूकंप के प्रकार, ठीक है। अब क्या है टेक्टोनिक भूकंप और ज्वालामुखीय भूकंप और विस्फोट भूकंप, ठीक है। ये मुख्यतः जो है 3 प्रकार के भूकंप होते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन सा, टेक्टोनिक भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप और विस्फोटक भूकंप। तो टेक्टोनिक भूकंप क्या होता है दोस्तों, टेक्टोनिक मतलब कहने कि जो भूपर पट्टी के जो प्लेट हैं, ठीक है, भूपर पट्टी के जब प्लेट जो है आपस में खिसक जाते हैं और एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराते हैं तो क्या होता है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगा तो यहाँ पर ये कंपन स्टार्ट होगा, और वही कंपन जो है भूकंप का रूप धारण कर लेती है दोस्तों, धरती कांपेगी, यही तो भूकंप कहलाती है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको समझ के अब है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपका ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट हो गए आपके, ये अलग अलग प्लेट है, मान लीजिए इसके हम ए नाम देते हैं, इसका बी, इसका सी, इसका डी। अब बताइए बी प्लेट और सी प्लेट टकरा रहे हैं, क्यों टकरा रहे हैं, अधिक मान लीजिए इस सी वाले प्लेट के ऊपर मान लीजिए कि बहुत बड़ा बड़ा डैम वगैरह बना दिया गया है ना, या फिर बड़ा बड़ा बोरिंग कर दिया गया, न्यूक्लियर बम का प्रयोग कर दिया गया, तो क्या करेगी ये अपनी जगह से खिसक जाती है, और जब ये खिसकेगी तो बताइए अब ये जो है इधर सटेगा कि नहीं सटेगा, इधर ये अपनी जगह को छोड़ेगी, तो ये क्या होगा, ये जो जगह है आपका
खाली हो जाएगा। क्यों खाली होगा? क्योंकि ये जो आपका बी और सी है, ठीक है, बी और सी अपना जगह छोड़ दिया, तो ये जब घिसक के आ गए, ठीक है, तो घिसक के आ गए तो यहाँ से ये जो खाली जगह बच गया ना, तो यहीं से क्या करता है, ये जो मेंटल वाला जो क्षेत्र है उसमें जो लावा भरा हुआ है और जो मैग्मा भरा हुआ है वही क्या आता है, मेंटल में जब तक वो लिक्विड पदार्थ है, ठीक है, मेंटल के अंदर जब लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है तो ये क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है, ठीक है। और यही मैग्मा जब प्लेट खिसकने की वजह से जब इधर और इधर ये फैल जाता है तो यहाँ से ये जो बीच का रास्ता बन जाता है, यहीं से क्या निकलता है, तो ये अंदर में जब तक ये लिक्विड पदार्थ है मैग्मा कहलाएगा, और जैसे ही ये पृथ्वी के बाहरी ऊपर में फैल जाता है इसको क्या बोलते हैं, तो लावा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से हो गया। विस्फोटक भूकंप, विस्फोटक भूकंप करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े न्यूक्लियर बम वगैरह का प्रयोग वगैरह किया जाता है, बड़े बड़े महासागरों में, जलाशयों में, ठीक है, रासायनिक प्रयोग किया जाता है। उसके वजह से क्या है कि जो प्लेट है पृथ्वी के जिस पे टिका हुआ है वो प्लेट क्या होती है, खिसक जाती है, जिसकी वजह से भी भूकंप का झटका महसूस होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हालांकि तेज़ी से हम बोलते गए हैं दोस्तों, और इसको हम जल्दी से पूरा करने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा, तो धीरे धीरे हम वीडियो बनाएंगे। बाकी बात अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कैसा लगता है, अगर इसमें भी कुछ अगर सुधार चाहिए तो आप लोग बताएं, ताकि इसको और भी अच्छे से हम आपको दे सके दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।